हेलो स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजंता गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज का टॉपिक है न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ न्याय फिलॉसफी इन स्पेशल रेफरेंस टू इन्फरेंस। पूर्व के व्याख्यान में न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण की विवेचना की गई थी और हमने देखा था कि भारतीय दर्शन 6 प्रमाणों को स्वीकार करता है। उन 6 दर्शनों में से न्याय दर्शन पहले 4 प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार करता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने देखा था कि जब वस्तु अपनी संबंधित इंद्रिय के संपर्क में आती है, उसके साथ उसका सन्निकर्ष होता है, कांटेक्ट होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात आँख के सामने देखने संबंधी कोई विषय आएगा तो वहाँ पर देखने का ज्ञान होगा। कान के संपर्क में यदि श्रवण संबंधी कोई विषय आएगा तो वहाँ सुनने संबंधी ज्ञान होगा। तो इस प्रकार से पांचों इंद्रियां अपने संबंधित विषयों के संपर्क में जब आती हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। परंतु प्रत्यक्ष पर आधारित वह ज्ञान जो प्रत्यक्ष के बाद में आता है वह प्रमाण अनुमान प्रमाण कहलाता है। अनुमान प्रमाण 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और मान। अनु का अर्थ है पश्चात या बाद में आने वाला और मान का अर्थ है ज्ञान। वह ज्ञान जो बाद में आता है। किसके बाद में आता है? प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद में आता है, या हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित होता है, ऐसा ज्ञान अनुमान कहलाता है। क्योंकि अनुमान ज्ञान के लिए उसकी आधार भूमि प्रत्यक्ष से ही मिलती है। पूर्व में कभी हमने उस तरीके का ज्ञान प्राप्त किया होगा तभी हम अनुमान से भविष्य में किसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात आने वाले ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहा जाता है। अनुमान के बहुत सारे उदाहरण हम रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं। जैसे अगर हम आकाश में बादलों को देखते हैं तो हम अनुमान कर लेते हैं कि संभवतः आज बारिश आने वाली है। अनुमान तक पहुंचने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है। किसी भी अनुमान के 3 पद होते हैं और कम से कम 3 वाक्य होते हैं। अनुमान में किसी अप्रत्यक्ष विषय के बारे में ही जानते हैं, यानी हम भले ही किसी चिन्ह या किसी साधन के आधार पर अनुमान प्रमाण की मदद से ज्ञान प्राप्त कर रहे हों, परंतु जिस वस्तु का या जिस घटना का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं होती है, बल्कि अप्रत्यक्ष होती है। उसके चिन्हों के आधार पर हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर्वत पर धुआं है। जब हम किसी पर्वत पर या यूँ कहें कि किसी दूर बिल्डिंग पर आग लगती है तो हमको आग नहीं दिखाई देती, हमें धुआं उठता हुआ दिखता है। जब बहुत दूर कहीं बिल्डिंग पर धुआं उठता हुआ दिखता है तो हम सहसा ही कह उठते हैं कि संभवतः वहाँ आग लगी है, जबकि हमें वहाँ आग का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। आग का ज्ञान या आग का जो परसेप्शन है वो हमारे लिए डायरेक्ट नहीं है। हम उस धुएं को, जो बिल्डिंग से उठने वाला धुआं है, उस धुएं को देखकर कह देते हैं कि संभवतः वहाँ आग है। क्यों कह देते हैं? क्योंकि 2 वस्तुओं के बीच में हम एक संबंध हमेशा हमने देखा है। 2 वस्तुओं के बीच में एक संबंध को हमने हमेशा देखा है। जब जब वो 2 वस्तुएं साथ में आई हैं उनके बीच में एक संबंध है, जिसे हम व्याप्ति का संबंध कहते हैं अनुमान प्रमाण में। वो 2 वस्तुएं क्या हैं? धुएं और आग का संबंध। जब जब भी मैंने धुआं देखा तब तब मैंने आग भी देखी। रसोई में चूल्हा जलता है तो चूल्हे से जो उठने वाला धुआं होता है वो बिना आग के नहीं होगा, यानी वहाँ आग होगी तो ही धुआं होगा। या कभी किसी शरारत में कभी किसी वस्तु को जलाने का प्रयास किया और वस्तु गीली हो, एक बार जल गई हो, परंतु फिर उसमें से धुआं निकलने लगा हो, तो वो आग और धुएं के बीच का जो एक संबंध है उसको मैंने हर घटना में, या जब जब भी मैंने आग और धुएं को देखा, सदा ही उन दोनों के बीच में एक संबंध को पाया। तो दूर बिल्डिंग में आग लगी है, ये ज्ञान मुझे धुएं को देखकर किस लिए होता है कि मुझे ये पता है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, और इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच जाती हूँ कि क्योंकि वहाँ धुआं है इसलिए वहाँ आग
लगी है। तो इसलिए यहाँ पर एक साधन की ज़रूरत होती है जो हमें प्रत्यक्ष घटना से अप्रत्यक्ष ज्ञान की तरफ लेकर जाती है। अनुमान के 3 पद होते हैं। पहला पद जिसे हम माइनर टर्म कहते हैं, पक्ष या घटना का स्थान, यानी किसी भी घटना को घटित होने के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है जिसे पक्ष कहा जाता है। दूसरा लिंग या हेतु या साधन जिसे मिडल टर्म कहते हैं। जैसे हमने कहा बिल्डिंग पे आग, बिल्डिंग पे धुआं है, तो जो बिल्डिंग है वो पक्ष हो गया, घटना का स्थान हो गया, और उस पर जो हम धुआं देख रहे हैं वह साधन है, वह चिन्ह है, वह हेतु है जिससे हमें साध्य क्या है यहाँ पे, आग, उसका ज्ञान होता है। इसके 3 वाक्य कौन से होंगे? पहाड़ पर आग है, हम इसको क्योंकि ये न्याय दर्शन का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है इसलिए इस एग्जाम्पल को हम यहाँ कोट कर रहे हैं। आप इसमें अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। पहाड़ पर आग है क्योंकि पहाड़ पर धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। पक्ष या घटना वह जगह है जहाँ कोई घटना विशेष घटती है या उस घटना को जाना जा सकता है। लिंग, हेतु या साधन या जिसे चिन्ह भी कहते हैं, वह चिन्ह है जिसके आधार पर अनुमान किया जाता है। और साध्य या लिंगी वह पद है जिसे हम अल्टीमेटली नॉलेज के रूप में पाना चाहते हैं, अल्टीमेटली जिसका ज्ञान हमें प्राप्त करना है या जिसको हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। पहाड़ पर या बिल्डिंग पर आग है। अनुमान को जब किया जाता है तो उसके लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है, एक तो अनुमान और दूसरा व्याप्ति। हेतु और साध्य के बीच में जो पाए जाने वाला व्यापक संबंध के कारण अनुमान होता है। हम ये जानते हैं कि हेतु यानी वह कारण या चिन्ह, और साध्य यानी जिसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है, यानी धुआं और आग, इसके बीच में एक व्याप्ति का संबंध है। मैंने अभी पूर्व में ही आपको बताया कि आग और धुएं के बीच में मैं जब भी आग और धुएं को देखती हूँ तो एक संबंध वहाँ पे पाती हूँ, और उस संबंध में मुझे कोई अपवाद भी नहीं मिलता है कि मैंने 10 घटनाएं देखी जहाँ धुआं और आग साथ साथ थे, पर एक घटना ऐसी देखी जहाँ धुआं तो था पर आग नहीं थी। ऐसा मैंने कोई अपवाद भी नहीं देखा है जिसे न्याय दर्शन व्यभिचार कहता है, वह भी मैंने नहीं देखा है। तो मैंने जब भी आग देखी तब धुआं देखा, या धुआं देखे तो मैंने आग देखा। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उस संबंध को व्याप्ति कहते हैं, और यह व्याप्ति जो होती है वही एक्चुअली हमें चिन्ह या हेतु के आधार पर साध्य तक पहुंचने में मदद करती है। व्याप्ति का अर्थ व्यापकता है। व्यापकता मतलब परविलेंस है, यानी फैलाव है। 2 वस्तुओं के पारस्परिक संबंध का इसमें बोध होता है, आग और धुएं के, जिसमें एक दूसरे के अंदर समाहित है। एक आग और धुएं आपस में व्याप्य और व्यापक संबंध से जुड़े हुए हैं। और व्याप्ति का ज्ञान जब 2 वस्तुओं को बार बार साथ देखते हैं और उसके अंदर कोई अपवाद भी नहीं देखते हैं तो वह व्याप्ति का ज्ञान कराती है। अनुमान अनेक प्रकार से किया जाता है, या अनुमान को करने के लिए अनेक प्रयोजन होते हैं, अनेक तरीके होते हैं जिसके आधार पर हम अलग अलग तरीके से अनुमान को कर सकते हैं। पहला है प्रयोजन के अनुसार या अकॉर्डिंग टू पर्पस। ये 2 तरीके का अनुमान होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान इन्फरेंस फॉर वनसेल्फ, जब कोई भी अनुमान हम स्वयं के लिए कर रहे हों, हमें किसी ज्ञान को प्राप्त करने में कोई संशय है और उस संशय को दूर करना है, तो उस समाधान के लिए स्वार्थानुमान किया जाता है। और एक सरल तरीके से 3 जो पद हम अब तक पढ़ रहे हैं, 3 वाक्य जो पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर ही वह अनुमान सिद्ध होता है। पहाड़ पर आग है, क्योंकि पहाड़ पर धुआं है, और जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। परंतु दूसरा वाला जो अनुमान परार्थानुमान है, इन्फ्रेंस फॉर अदर्स, यह स्वयं के लिए नहीं किया जाता, वरन किसी दूसरे व्यक्ति के मन में उत्पन्न शंका के समाधान के तौर पर किया जाता है। तो निश्चय ही जो
पद्धति स्वयं के शंका समाधान के लिए प्रयोग में लाई जाती है, वही पद्धति हम दूसरे के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसको समझाने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। तो यहाँ पर परार्थानुमान में, जैसे स्वार्थानुमान में 3 ही वाक्यों से हमने अनुमान को जान लिया, परार्थानुमान में 5 वाक्यों की सहायता से उसको जाना जाता है, जिसे पंचावयव भी कहते हैं। ये 5 वाक्य कौन से हैं, इनके हम उदाहरण सहित बात करते हैं। पहला है सिलोजिज्म या प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा वो एक वाक्य है, वो एक स्टेटमेंट है जिसको हमें सिद्ध करना है ना। एक वाक्य है जिसे सिद्ध करना है। क्या वाक्य है? राम मरणशील है। राम एक व्यक्ति है और वह मरणशील है, यानी मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, या यूँ कहें कि वह एक ना एक दिन मरेगा। दूसरा जो उदाहरण है, यानी अब हम इस पद को स्थापित जब करना चाहेंगे, राम मरणशील है, तो उसके लिए हमें हेतु या साधन, जिसे कॉज कहते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है। क्यों राम मरणशील है? क्योंकि वह एक मनुष्य है। स्टेटमेंट ऑफ रीज़न, हमने बताया कि क्यों राम मरणशील है, इसको स्टेट करते हैं हम इस वाक्य से, क्योंकि वह मनुष्य है। फिर हम उसको उदाहरण से भी समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साधारणतः जब विषय कठिन होता है तो उसको समझाने के लिए उदाहरणों की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ एग्जाम्पल दिया जाता है, जिसे व्याप्ति वाक्य भी कहते हैं। व्याप्ति वाक्य अगेन वही बात है कि हम 2 चीज़ों के बीच में एक रिलेशन को स्थापित करते हुए उसको समझा रहे हैं। क्योंकि वह मनुष्य है, और जितने भी मनुष्य होते हैं वे सब मरणशील होते हैं। हमने आज तक एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं देखा इस सृष्टि में जहाँ कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो और उसको मृत्यु ना मिली हो। मेरे भूत काल के जितने भी अनुभव हैं वह मुझे यही बात बताते हैं, मेरे वर्तमान काल के जितने अनुभव हैं वो भी मुझे यही बताते हैं। इनमें से कोई भी अपवाद स्वरूप मेरे सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं आया जहाँ पे कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो और वो अब तक भी करोड़ों वर्षों तक जीवित हो, तो सशरीर अभी भी इस सृष्टि में रह रहा हो। इसलिए एक संबंध मनुष्य और उसकी मरणशीलता के बीच में हमने स्थापित कर लिया कि वह व्याप्ति संबंध है। तो हमने कहा कि हमको एस्टैब्लिश करना है एक वाक्य अनुमान के आधार पर कि राम मरणशील है। राम क्यों मरणशील है? क्योंकि वह एक मनुष्य है। मनुष्य होने से क्या होता है भाई, सभी मनुष्य मरणशील हैं। जैसे फिर हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, मेरे आसपास रहने वाले मैं ऐसे अनेकों व्यक्तियों के नाम ले सकती हूँ जो एक समय अवधि के पश्चात जिनको मृत्यु की प्राप्ति हो गई। तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ ए जनरल रूल सपोर्टेड बाय एन एग्जाम्पल। फिर अब हमने कहा हाउ टू अप्लाई इट। अब जो मैंने बात 2 चीज़ें समझी, कॉज और एग्जाम्पल से, उसको अब हम वापस से अप्लाई करते हैं, जिसे उपनय कहते हैं। राम भी एक मनुष्य है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द रूल इन दिस केस। और फिर उससे कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन इज द सेम, वो वही है जो प्रतिज्ञा है कि वह मरणशील है, यानी राम मरणशील है। इससे हमने निष्कर्ष निकाला। तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये पंचावयव कहलाते हैं, जिसके आधार पर परार्थानुमान किया जाता है। दूसरे व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले किसी भी शंका के समाधान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। महर्षि गौतम ने भी अनुमान के भेद बताए हैं, जिसे हम कई बार प्राचीन न्याय दर्शन के अनुसार किए गए भेद को भी के आधार पर समझते हैं। पूर्ववत अनुमान, पहला है पूर्ववत अनुमान, इन्फरेंस फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट। पूर्ववत, पहले के जैसा, यानी जब कारण से किसी कार्य का अनुमान किया जाता है। कारण से किसी कार्य का अनुमान किया जाता है। मैंने आकाश में बादल देखे और देखकर ये कहा कि भाई आकाश में बादल हैं तो बारिश हो सकती है। कारण क्या है? बादल, और उसका कार्य क्या होगा? जो भविष्य में घटेगा। अभी घटा नहीं है, पर भविष्य में घटने वाली घटना का अनुमान वर्तमान में निहित कारणों से हम कर लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने कोई जहरीली वस्तु खा ली है तो हम, और वो वस्तु बहुत ज़्यादा जहरीली है, तो हम इससे क्या अनुमान कर सकते हैं कि भाई इसकी मृत्यु हो सकती है। ये अनुमान है। तो हम भविष्य में घटने वाली किसी घटना का या किसी कार्य का अनुमान इस समय वर्तमान में किन्हीं कारणों के आधार पर करते हैं। इसको हम पूर्ववत अनुमान या इन्फरेंस
फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट कहते हैं। दूसरा है शेषवत अनुमान, इन्फरेंस फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज। अब जो हमने शेषवत पूर्ववत अनुमान पढ़ा उसका उल्टा कर लीजिए कि आप कहीं दूसरे शहर में गए थे, रात में सफ़र करके अपने शहर में जब वापस आते हैं, सुबह सुबह जब आप ट्रेन से उतरते हैं तो आप देखते हैं सब तरफ पानी पड़ा हुआ है, कीचड़ हो रखा है, कुछ पेड़ भी टूटे हुए हैं। तो आप क्या अनुमान करेंगे कि संभवतः रात को आंधी तूफान या बारिश आई है। आपने उसको होते हुए नहीं देखा, परंतु उसके बचे हुए चिन्हों या शेष अवशेषों के आधार पर आपने ये अनुमान कर लिया कि यहाँ कल रात बारिश आई थी। ये शेषवत अनुमान है। और तीसरा है सामान्यतोदृष्ट अनुमान, इन्फ्रेंस फ्रॉम सिमिलैरिटीज। यह संबंध कारण कार्य पर आधारित नहीं होता, बल्कि अनुमान का आधार सामान्यता की बातें होती हैं। यहाँ दोनों बराबर एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं। जैसे कि मैं किसी एनिमल को, जानवर को देखती हूँ तो उसके सींग को देख के, यानी सींग को देखकर हम इसका अनुमान लगा लेते हैं कि यह एक जानवर है और इसकी पूंछ भी होनी चाहिए। या तो जब आकाश में चंद्रमा को देखते हैं तो हम उसकी गतिशीलता का अनुमान उसकी घटती बढ़ती कलाओं के आधार पर कर लेते हैं। यह इसको हमने देखा नहीं है, पर एक सामान्यता के आधार पर हम इसका अनुमान कर लेते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है इन्फरेंस का, वो व्याप्ति के आधार पर, कि ये व्याप्ति के आधार पर अनुमान भी 3 प्रकार का होता है। केवलान्वयी अनुमान, केवल व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेक। जब लिंग और साध्य का साहचर्य मात्र अनुभव में आता है तब उनका सह अभाव न देखा जा सकता हो, यानी एक पॉजिटिव प्रकार का रिलेशन है। इसी तरीके से व्यतिरेक का मतलब होता है किसी चीज़ का अभाव होना, नेगेटिव। केवल अन्वय पॉजिटिव, केवल अन्वय यहाँ पे पॉजिटिव या सकारात्मकता के पक्ष में किसी चीज़ के होने के संदर्भ में है। जबकि केवल व्यतिरेक मतलब उसको हम निगेट करके या उसका निषेध करके जब हम किसी को जानते हैं या कोई अनुमान करते हैं। और अन्वय व्यतिरेक अर्थात जब हम अन्वय और व्यतिरेक इन दोनों के आधार पर, दोनों पद्धतियों के आधार पर, जब यानी किसी चीज़ के साथ साथ होने से अनुमान करना या किसी एक के आने पे दूसरे का अभाव हो जाना, उसके आधार पर उसका ज्ञान करना, ये दोनों ही पद्धतियाँ जिसके अंदर अपनाई जाती हैं वे अन्वय व्यतिरेक कहलाता है। तो इस प्रकार से हम अनुमान के इन भेदों के आधार पर व्याप्ति की विशेषताओं और अनुमान के प्रकारों को जान पाए हैं। धन्यवाद।